Assalamu alaikum to everyone. So today we are going to start 10th geography. Basically 10th geography का ये पहला लेक्चर है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किए कि सर आप प्लीज़ 10th जियोग्राफी जो है उसका भी आप स्टार्ट करें। लेकिन मैंने फिज़िकल जियोग्राफी ऑफ इंडिया जो मैं डिस्कस करता आ रहा हूँ बेसिकली उसको JKSSB के सिलेबस में जो अकाउंट्स असिस्टेंट का सिलेबस है उसमें उसको मेंशन किया गया है, इसलिए मैंने फिज़िकल जियोग्राफी ऑफ इंडिया जो 9th की है उसको स्टार्ट किया। लेकिन अब कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट किया कि हमारा जो हम 10th से बिलोंग करते हैं तो हमारा जियोग्राफी भी आप अगर स्टार्ट करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो अब मैं कोशिश करूँगा कि डेली बेस पे इनको 15 या 20 मिनट्स का मैं लेक्चर बना के दूँगा। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे। तो पहला लेक्चर है 10th जियोग्राफी का, और ये जो पहला चैप्टर है ये है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे थोड़ा मैं आपको यहाँ पे आपके जो टीचर्स हैं उन्होंने आपको पढ़ाया होगा, तो मैं यहाँ पे थोड़ा रिवाइज कराऊंगा आपको कि जियोग्राफी जो है, जियोग्राफी का फादर कौन है ये हमें पता होना चाहिए क्योंकि ये बेसिक है। अगर जियोग्राफी की बात करेंगे तो जियोग्राफी का फादर है हिकैटियस। ठीक है, हिकैटियस इज़ नोन एज द फादर ऑफ जियोग्राफी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा गया कि फादर ऑफ जियोग्राफी कौन है तो आप कहेंगे हिकैटियस इज़ द फादर ऑफ जियोग्राफी। ठीक है, बेसिकली क्या है, इसने एक फेमस बुक लिखी थी जिसका नाम था जेस जेस पीरियोडॉस। ठीक है, जेस पीरियोडॉस इसकी एक इम्पॉर्टेंट बुक है, वो इसने लिखी थी। और ये जो जेस पीरियोडस है इसका मतलब है डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, यानी कि इसने इसमें अर्थ को डिस्क्राइब किया, सिंपली इसने अर्थ को डिस्क्राइब किया। तो इस बुक का नाम था जेस पीरियोडस। तो ये पहली बुक थी अर्थ के ऊपर, जो अर्थ को डिस्क्राइब किया गया, अर्थ के ऊपर डिस्क्रिप्शन लिखा गया था, तो ये इसी ने लिखा, हिकैटियस ने। ठीक है, तो इसलिए इसको फादर ऑफ जियोग्राफी कहा जाता है। समटाइम्स जो सेकंड फादर है जियोग्राफी का वो कंसिडर किया जाता है एरस्टोस्थीनस। ठीक है, एरस्टोस्थीनस आप याद रखोगे, एरस्टोस्थीनस को जो है इसको इसको भी फादर ऑफ जियोग्राफी का नाम दिया जाता है। लेकिन अगर होल में बात करेंगे तो हिकैटियस इज़ नोन एज द फादर ऑफ जियोग्राफी। तो एरस्टोस्थीनस जो है इसको सेकंड फादर ऑफ जियोग्राफी कहा जाता है। बेसिकली इसने भी एक बुक लिखी थी एरस्टोस्थीनस ने। उस बुक का नाम था जियोडेसी। जियोडेसी, ठीक है, जियोडेसी बेसिकली एक बुक थी जिसको एरस्टोस्थीनस ने लिखी। ठीक है, और ये जो बुक थी एरस्टोस्थीनस की, इसका नाम था जियोडेसी। जियोडेसी का मतलब है यहाँ पे, जियोडेसी का मतलब है मेजरमेंट ऑफ द अर्थ, यानी कि इसने अर्थ को मेज़र करने की कोशिश की। मगर अर्थ के किस हिस्से को इसने मेज़र करने की कोशिश की, अगर हमारी अर्थ गोल है तो अर्थ का ये जो सर्कमफ्रेंस है, बाहर का एरिया है, इसको इसने यानी कि मेज़र करने की कोशिश की, कैलकुलेट करने की कोशिश की। और जो ज़मीन का सेंटर है जिसको हम इक्वेटर कहते हैं, ठीक है, इक्वेटर को भी इसने मेज़र करने की, इसकी लेंथ को इसने मेज़र करने की कोशिश की इस बुक में। ठीक है, जिसका नाम है जियोडेसी। ठीक है, तो इसको इसीलिए इसको फादर ऑफ मेजरमेंट भी कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि फादर ऑफ मेजरमेंट कौन है, वो एरस्टोस्थीनस है, क्योंकि इसी ने मेजरमेंट जो है अर्थ का स्टार्ट किया, सर्कमफ्रेंस का और इक्वेटर का, और ये सेकंड फादर ऑफ जियोग्राफी माना जाता है। लेकिन होल में अगर कहेंगे कि जियोग्राफी का फादर कौन है, वो है हिकैटियस। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है और डेवलपमेंट का मतलब क्या है, ये आपस में कैसे रिलेट है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे थोड़ा आपको बोलेंगे रिसोर्सेज के बारे में और डेवलपमेंट के बारे में। तो अगर रिसोर्सेज की बात करेंगे, रिसोर्स का मतलब होता है एवरीथिंग विच हैज़ इट्स ओन यूटिलिटी इज कॉल्ड रिसोर्स, यानी कि कोई भी चीज़ जिसकी यूटिलिटी है, जिसकी यूजेबिलिटी है, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि एवरीथिंग विच हैज़ इट इज यूजेबिलिटी और यूटिलिटी इज डैट विच मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस रिसोर्स, यानी कि कोई भी चीज़
कोई भी चीज़ दुनिया में, अगर कोई भी चीज़ है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी सब्सटेंस है, अगर हम उसमें अगर एबिलिटी है, यानी कि उसमें अगर अगर हम उसको यूज़ कर सकते हैं, यानी कि अगर हम यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली हम उसको यूज़ करेंगे तो हमारी नीड फुलफिल होगी। तो कोई भी चीज़, कोई भी सब्सटेंस जिससे हम यूज़ करेंगे और उससे हमारी नीड फुलफिल हो जाए उस सब्सटेंस से, उसको हम रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, तो रिसोर्स का मतलब क्या है? एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। यहाँ पे आप देख सकते हो, यानी कि कोई भी चीज़ जो हमारे एनवायरमेंट में है, हमारे सराउंडिंग्स में है, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं और यूज़ करने के बाद वो हमारी नीड को सेटिस्फाई कर सकता है, हमारी डिज़ायर को सेटिस्फाई कर सकता है, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उस चीज़ से, उस सब्सटेंस से, उसी को हम रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपने याद रखना है। अब यहाँ पे अगर टेक्निकल टर्म देखेंगे, टेक्निकल टर्म क्या है रिसोर्सेज की? इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स। इसका मतलब क्या है? आप यानी कि रिसोर्स क्या है? रिसोर्स पहले यहाँ पे हम देखेंगे टेक्नोलॉजी किसको कहते हैं। टेक्नोलॉजी का मतलब है इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। यानी कि टेक्नोलॉजी का मतलब है ये एक लेटेस्ट नॉलेज है, यानी कि जब हम लेटेस्ट नॉलेज का यूज़ करते हैं, ठीक है, और इसके साथ साथ लेटेस्ट नॉलेज के साथ साथ हम स्किल का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, स्किल का भी इस्तेमाल करते हैं नई चीज़ों को बनाने के लिए, इसको हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज। ये एक लेटेस्ट नॉलेज है, ठीक है, और इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी एक स्किल भी है, और इसी टेक्नोलॉजी, इसी लेटेस्ट नॉलेज और इसी स्किल को जब हम यूज़ करते हैं नई चीज़ों को बनाने के लिए, उसको हम कहते हैं टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे मतलब है कि हमें रिसोर्सेज अगर हमारी नीड को फुलफिल करते हैं, हमें इनको मॉडिफाई करने की ज़रूरत पड़ती है। तो मॉडिफाई करने के लिए हमें स्किल होनी चाहिए, हमारे पास लेटेस्ट नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। दूसरी बात, जो रिसोर्सेज होते हैं वो इकोनॉमिकली फिजिबल होते हैं, यानी कि हमारी इनसे इकोनॉमिकल नीड्स भी फुलफिल होती है। ठीक है, यानी कि कुछ रिसोर्सेज होते हैं जिनका वैल्यू होता है, ठीक है, कुछ रिसोर्सेज ऐसे भी होते हैं जिनका वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर अक्सर देखेंगे रिसोर्सेज का जो है, रिसोर्स इकोनॉमिकली फीजिबल भी होते हैं, इनका इकोनॉमिकल वैल्यू भी होता है, तो इनको हम, और कल्चरली एक्सेप्टेबल, यानी कि ये इनको लोग एक्सेप्ट भी करते हैं। यानी कि जब हम कोई रिसोर्स यूज़ करते हैं तो हम उसको अपनी डिमांड के हिसाब से, अपने ट्रेडिशन के हिसाब से भी हम उसको क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं, उसी को हम रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। फॉर एग्जांपल आप समझो हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम फेरन का इस्तेमाल करते हैं। फेरन जो है, हम फेरन जो इस्तेमाल करते हैं कश्मीर में, ठीक है, ये भी एक रिसोर्स है फेरन। ठीक है, तो ये हमारे कल्चर के हिसाब से भी एक्सेप्टेबल है। तो इस तरीके से आप ये समझोगे कि रिसोर्स वो होता है जो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, ठीक है, यानी कि जिसके लिए हमें लेटेस्ट स्किल और लेटेस्ट नॉलेज की ज़रूरत पड़े, और इसके साथ साथ इससे हम इकोनॉमिकली ये फीजिबल है, इसका वर्थ भी होता है, और कल्चरली ये एक्सेप्टेबल भी होता है यूज़ करने के लिए। सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँगा यहाँ पे, तो आप ये याद रखें कि रिसोर्स का मतलब है यूजेबिलिटी और यूटिलिटी, यानी कि कोई भी चीज़, कोई भी रिसोर्स, कोई भी सब्जेक्ट अगर उसमें यूज़ करने की कैपेबिलिटी है, यानी कि अगर उसमें कैपेबिलिटी है कि वो हम जो ह्यूमन्स है हमारी नीड्स को फुलफिल कर सकता है, उसको हम रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, एक बार यहाँ पे यूटिलिटी और यूजेबिलिटी का मतलब है अगर उसका फ़ायदा है। यूटिलिटी का कंसेप्ट जो है ये जर्मी बेंथम ने दिया था। ठीक है, जर्मी बेंथम आपने याद रखना है। जर्मी बेंथम एक पॉलिटिकल स्कॉलर थे, उसकी एक थ्योरी है यूटिलिटेरियनिज्म पे, तो आपने याद रखना है, ये भी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये याद रखना है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका वैल्यू होता है। ठीक है, ऑल द रिसोर्सेज हैव वैल्यू, सारी रिसोर्सेज का वैल्यू होता है,
चाहे इकोनॉमिकल होता है या इकोनॉमिकल नहीं होता। यानी कि अगर रिसोर्सेज हमारे पास है, अगर हमारे पास रिसोर्सेज है, उनका वैल्यू होता है। अब वैल्यू का मतलब ये नहीं है कि खाली उनसे हमें पैसा मिल सकता है, ठीक है। वैल्यू का मतलब है वो हमारी इकोनॉमिकल नीड भी सेटिस्फाई कर सकते हैं और इकोनॉमिकल नीड के अलावा भी दूसरी नीड्स को भी वो हमें फुलफिल कर सकते हैं। यानी कि हमारे सेंटिमेंट्स को, हमारे डिज़ायर्स को वो फुलफिल कर सकते हैं। यानी कि वो चीज़ जो चीज़ हमें पैसों से फुलफिल नहीं हो सकती है, अगर कोई रिसोर्स वो हमें करके देता है, ठीक है, उसको भी हम रिसोर्स कहेंगे। तो रिसोर्सेज का जो वैल्यू होता है, रिसोर्सेज, हर कोई रिसोर्स है उसका वैल्यू होता है, तब जाके हम इसको रिसोर्स कहते हैं। रिसोर्स का मतलब ये है जब उसका वैल्यू होगा, जब वो हमारी नीड को फुलफिल करेगा। अगर कोई रिसोर्स है उसका इकोनॉमिकल उसका वैल्यू है, तब जाके वो रिसोर्स है। अब यहाँ पे रिसोर्स का मतलब ये नहीं कि उससे हमें पैसा मिले। वैल्यू का मतलब होता है कि वो इंसान की नीड को फुलफिल कर सकता हो, चाहे वो इकोनॉमिकल हो या कोई अदर नीड हो। यानी कि कोई सेंटिमेंटल नीड हो या कोई फिजिकल नीड हो या एनर्जी की नीड हो, इन नीड्स को भी अगर कोई रिसोर्स फुलफिल कर सकता है उसको भी हम रिसोर्स कहते हैं। तो अब यहाँ पे आपको ये पॉइंट याद रखना है कि इससे हमें ये पता चलता है कि जो रिसोर्सेज होते हैं उनका इकोनॉमिकल वैल्यू भी होता है और कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं दे डू नॉट हैव इकोनॉमिकल वैल्यू, उनका इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। अब ये यहाँ पे आपको समझ आया, ये टाइटल था, ठीक है। अभी मैंने खाली टाइटल डिस्कस किया कि रिसोर्स क्या है। रिसोर्स का मतलब है एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, आवर बेसिक नीड्स इज कॉल्ड ए रिसोर्स, या एवरीथिंग विच हैज इट्स यूटिलिटी इज कॉल्ड ए रिसोर्स, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अब है डेवलपमेंट, ठीक है, क्योंकि ये आपस में रिलेट है, क्योंकि इनका आपस में बहुत ज़्यादा कनेक्शन है, ठीक है। क्योंकि रिसोर्सेज से ही डेवलपमेंट होता है। जब हम रिसोर्सेज का पॉजिटिव यूज़ करते हैं तो उससे डेवलपमेंट होती है। हर जो कंट्री है, कंट्री ग्रो करती है। तो हम देखेंगे यहाँ पे डेवलपमेंट, पहले जानेंगे कि डेवलपमेंट की टर्म हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट एक प्रोसेस है। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट एक प्रोसेस है डेट क्रिएट्स ग्रोथ, जिससे ग्रोथ होता है, प्रोग्रेस होता है, पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, ठीक है। पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, इसके साथ साथ इन एडिशन टू चेंज इन फिजिकल, इकोनॉमिकल, एनवायरमेंटल, ठीक है, सोशल एंड जियोग्राफिक कंडीशन ऑफ द कंट्री। जब कंट्री की, यहाँ पे याद रखना है, डेवलपमेंट का क्या है? डेवलपमेंट का मतलब है प्रोसेस। डेवलपमेंट एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है, यानी कि इसको हम उर्दू में तरक्की कहते हैं। डेवलपमेंट एक प्रोसेस है जिससे एक कंट्री की ग्रोथ होती है, ठीक है, चाहे इंडिविजुअल की हो या हम यहाँ पे कंट्री लेवल पे बात करेंगे, जिससे कंट्री की ग्रोथ हो, जिससे कंट्री प्रोग्रेस करे यानी कि ग्रो करे, जिससे कंट्री में पॉजिटिव चेंजेस आए, ठीक है, लोग खुशहाल हो जाए। और इसके साथ साथ इन द एडिशन ऑफ फिजिकल चेंज भी आए, ठीक है, कंट्री यानी कि कंट्री में जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो हो जाए। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है, लोग जो है खुशहाल ज़िंदगी, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ वो ग्रो हो जाए, उसमें प्रोग्रेस चेंज आए। एनवायरमेंटल चेंज आए, पॉजिटिव एनवायरमेंटल चेंज। सोशल, समाज में जो है, समाज में चेंजेस आए, ठीक है। और इसके साथ जियोग्राफिक यानी कि फिजिकल चेंजेस भी जब आए, जब ये सारी चेंजेस पॉजिटिव में आए, उसको हम डेवलपमेंट कहेंगे। डेवलपमेंट का मतलब है पॉजिटिव चेंजेस इन एनी सेक्टर ऑफ द रिसोर्सेज, या कंट्री के किसी भी सेक्टर में जब पॉजिटिव चेंजेस आती है उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे आगे देखेंगे और क्या है, क्योंकि रिसोर्सेज हमने स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे और भी कुछ आपके बुक पे पहले देखेंगे क्या है। रिसोर्सेज जो है, जब हम प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स, यानी कि जो हमारे एनवायरनमेंट में कौन सी चीज़ें अवेलेबल होती है, रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। यानी कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट, यानी कि जो हमारे एनवायरनमेंट में रिसोर्सेज अवेलेबल है, जब हम इनको
प्रोसेस करते हैं तो हमें इनके साथ इंटरैक्ट करना पड़ता है, यानी कि हमें इनके साथ रिलेशन क्रिएट करनी पड़ती है, हमें नेचर के साथ बॉन्ड क्रिएट करना पड़ता है, हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, हमें डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशंस की ज़रूरत पड़ती है, हमें ह्यूमन बींग्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, हमें टाइम की ज़रूरत पड़ती है। ये सारी चीज़ें जो है तब जाके हम रिसोर्सेज में ट्रांसफॉर्मेशन चेंज ला सकते हैं, उनको अपने काबिल बना सकते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज जो है सारी रिसोर्सेज नेचुरली जो है एक्सेसिबल नहीं है, रिसोर्सेज को हमें एक्सेसिबल बनाना पड़ता है, यानी कि सारी रिसोर्सेज डायरेक्टली हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। जैसे हम एयर जो है ये डायरेक्टली हम एक्सेस कर पाते हैं, वाटर, सनलाइट, लेकिन कुछ ऐसे भी रिसोर्सेज है जैसे मेटल्स है, नॉन मेटल्स, वो पहले ही मॉडिफाई नहीं होते हैं, हमें इनको मॉडिफाई करने की ज़रूरत होती है, हमें इनको प्रोसेस करने की ज़रूरत होती है, ठीक है, क्योंकि इनका रॉ मटेरियल हमें लाना पड़ता है, फिर उसको सेकेंडरी सेक्टर में, इंडस्ट्री में उसमें चेंजेस लानी पड़ती है, तब जाके हम इनको यूज़ कर सकते हैं। इसलिए आपने ये याद रखना है कि जो हमारे एनवायरनमेंट में रिसोर्स अवेलेबल होते हैं, अगर हम इनमें चाहते हैं कि हम इनमें ट्रांसफॉर्मेशन लाए, हम इनको काबिल बनाए, यूजेबल बनाए, यूटिलिटी में लाए, तो हमें इनमें उनके साथ इंटरेक्शन करना पड़ता है, हमें इन रिसोर्सेज के साथ बॉन्ड क्रिएट करना पड़ता है। इसके लिए हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, हमें इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत पड़ती है, हमें टाइम की ज़रूरत पड़ती है, हमें एक और रिसोर्स है जो यहाँ से ही आता है, वह है ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, यानी कि वैल्यूएबल ह्यूमन रिसोर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, ठीक है, स्किल्ड पीपल, इनकी ज़रूरत हमें पड़ती है, तब जाके हम रिसोर्सेज को यूजेबल बना सकते हैं। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि सारी रिसोर्सेज डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ रिसोर्सेज को हमें, मेजॉरिटी ऑफ द रिसोर्सेज जो है हमें उनमें ट्रांसफॉर्मेशन लाने की ज़रूरत पड़ती है, तब जाके हम उनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप यहाँ पे याद रखोगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये याद आपने रखना है कि रिसोर्सेज जो है, रिसोर्सेज डायरेक्टली, सारी रिसोर्सेज डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है, इसलिए हमें रिसोर्सेज की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें रिसोर्सेज के साथ, एनवायरनमेंट में, नेचर के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है, हमें उसके लिए टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। अभी मैंने टेक्नोलॉजी डिफाइन किया, टेक्नोलॉजी क्या है, इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, हमें ह्यूमन बींग्स की ज़रूरत पड़ती है, और इन सारी चीज़ों की बदौलत से जो है हम रिसोर्सेज में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं, और इससे क्या होगा, इससे एक कंट्री की इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होती है, और भी अदर पॉजिटिव चेंजेस एक कंट्री में आ सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ा आगे देखेंगे, तो अब यहाँ पे है कि रिसोर्सेज जो है, जो हमारे एनवायरनमेंट में रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग वेज। रिसोर्सेज को हम डिफाइन करते हैं, यानी कि डिवाइड करते हैं, रिसोर्सेज को हम, यानी कि इन रिसोर्सेज को हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जब हम रिसोर्सेज को डिफाइन करते हैं तो पहले ऑरिजिन के हिसाब से, यानी कि ऑरिजिन के हिसाब से, यानी कि हमारे पास ऑरिजिन के हिसाब से जो नेचर से हमारे पास रिसोर्सेज आते हैं वो दो किस्म के रिसोर्सेज होते हैं, या तो वो बायोटिक रिसोर्सेज हो सकते हैं या एबायोटिक हो सकते हैं, यानी कि या तो वो लिविंग रिसोर्सेज हो सकते हैं या नॉन लिविंग रिसोर्सेज हो सकते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं, यानी कि गॉड की जो क्रिएशन है उससे जो रिसोर्सेज हमें मिलते हैं या तो वो बायोटिक हो सकते हैं या वो एबायोटिक हो सकते हैं, यानी कि या तो वो लिविंग थिंग हो सकते हैं या नॉन लिविंग थिंग हो सकते हैं। इस बेसिस पे जो रिसोर्सेज होते हैं उनको हम कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन कितने हिस्सों में रिसोर्सेज डिवाइड किए जाते हैं, तो दो हिस्सों में, बायोटिक एंड एबायोटिक। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी कि रिप्लेनिशिंग जिसको हम कहते हैं, यानी कि वो रिसोर्सेज जो एग्जॉस्ट हो सकते हैं। एग्जॉस्टिबिलिटी के हिसाब से हमारे पास दो किस्म के रिसोर्स हैं, यानी कि जो खत्म हो सकते हैं, एक है रिन्यूएबल रिसोर्स और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है। On the basis of exhaustibility, resources can be classified into renewable resource and non-renewable resource. Renewable resource वो resource है जो अगर हम एक बार यूज करेंगे तो हम इनको दोबारा जो है रिन्यू कर सकते हैं। आपने ये याद रखना है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है,
those resources can be renewed or reproduced by physical, chemical and mechanical process। ये आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आपने याद रखना है कि एग्जॉस्टिबिलिटी के हिसाब से रिसोर्सेज को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं, ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनको हम दोबारा रिन्यू कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, दोबारा प्रोड्यूस कर सकते हैं, रिक्रिएट कर सकते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज एंड मैकेनिकल प्रोसेस। आप ये कह सकते हैं विद द प्रोसेस ऑफ फिजिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस एंड मैकेनिकल प्रोसेस। अभी आगे हम कहेंगे आपको केमिकल प्रोसेस का क्या होता है, ठीक है, मैकेनिकल का क्या होता है, इसमें अलग अलग हम देखेंगे, फिजिकल क्या होता है, केमिकल प्रोसेस क्या होता है, मैकेनिकल क्या होता है। अभी आपने यहाँ पे इतना ही याद रखना है कि एग्जॉस्टिबल के हिसाब से रिसोर्सेज दो हिस्सों में। अब है नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल वो रिसोर्सेज है जो अगर हम एक बार यूज़ करें हम इनको दोबारा यूज़ नहीं कर पाएंगे, अगर कर भी पाएंगे लेकिन इनके लिए हमें बहुत ज़्यादा जियोलॉजिकल पीरियड की टाइम की ज़रूरत है, यानी कि हमें थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तब जाके वो रिसोर्स दोबारा रिप्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास आयरन है। आयरन जो है ये एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, यानी कि अगर ये हमारे पास मतलब अवेलेबल इस वक्त है, जितना भी ये हमारी कंट्री में अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन हम इसका अभी यूज़ कर रहे हैं, हम आयरन को निकाल रहे हैं, ठीक है, हम इसको एग्जॉस्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये आयरन जो है ये रिसोर्स कंट्री में ख़त्म होगा, ठीक है, फिर ये दोबारा जो है हम इसको नहीं यूज़ कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये ख़त्म होगा, तो अगर ये दोबारा आएगा तो हमें मिलियंस ऑफ ईयर्स जो है वेट करना पड़ेगा, तब जाके हम इसको यूज़ करेंगे। तो हम तब तक तो कोई इंसान ज़िंदा नहीं होगा, जो प्रेजेंट में इस वक्त यूज़ कर रहा है तो वो मिलियंस ऑफ ईयर्स तक उसकी एज नहीं होगी, तो इसको कहाँ यूज़ कर पाएगा। इसलिए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो हो गए, ये रिन्यू होते हैं लेकिन इनके लिए हमें बहुत ज़्यादा जियोलॉजिकल टाइम की ज़रूरत होती है, ठीक है। और इसलिए जितने भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज है इनको हम रिसाइकलिंग करते हैं। क्यों हम रिसाइकलिंग क्यों करते हैं? हम बोलते हैं कि जितने भी रिसोर्सेज अभी तक हमने निकाले हैं, जितना भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हमने यूज़ करने के लिए निकाला है ज़मीन के अंदर से, अगर हम उसको यूज़ कर रहे हैं हम उसी को दोबारा रिसाइकिल करें, ताकि जो बाकी रिसोर्स है वो फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव रहे। उसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, आगे भी डिस्कस करेंगे। तो इतना याद रखना, अभी इसमें आगे अलग से हम डिफाइन करें, लेकिन आपने याद रखना है कि ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी रिसोर्स दो हिस्सों में डिवाइड होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है। रिन्यूएबल रिसोर्स जो है जिनको हम दोबारा जो है रिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे याद रखना है कि इसमें आयर आएगा, वाटर, ठीक है, आपने याद रखना है। रिन्यूएबल में कौन आएगा? एयर है, वाटर है, ठीक है, फॉरेस्ट्स है, सॉइल है, ये सारे जो है ये रिन्यूएबल रिसोर्स है। विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, ठीक है। अगर एक बार यूज़ करेंगे तो दोबारा यूज़ कर पाएंगे इनको, ठीक है। रिन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल मैंने अभी कहा ये दोबारा यूज़ नहीं कर पाएंगे। अब है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पे रिसोर्सेज को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ओनरशिप का मतलब होता है पोजेशन, यानी कि अगर कोई कहता है कि यानी कि ये मेरा रिसोर्स है, मैं इसका मालिक हूँ, ठीक है, मैं इसका मालिक हूँ, पोजेशन जिसको हम कहते हैं। यानी कि पोजेशन के बेसिस पे रिसोर्सेज को हम डिवाइड करते हैं, इंडिविजुअल रिसोर्सेज, कम्युनिटी रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्स एंड इंटरनेशनल रिसोर्स। यानी कि अगर मेरे पास मोबाइल फ़ोन है तो ये मेरा इंडिविजुअल रिसोर्स है, क्योंकि मेरी इस पर ओनरशिप है, ये मेरा रिसोर्स है, ठीक है। कम्युनिटी रिसोर्स का मतलब होता है जिस पे लोग जो है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी दावा करे ये हमारे रिसोर्स है, आगे इसकी भी एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। नेशनल रिसोर्स का मतलब है वो रिसोर्स जो कंट्री का रिसोर्स कहलाया जाता है, जैसे जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, जितनी भी पब्लिक बिल्डिंग्स होती हैं, उनको हम नेशनल रिसोर्स की कैटेगरी में पढ़ते हैं। इंटरनेशनल रिसोर्सेज वो होते हैं, ठीक है, जो इंटरनेशनली डिसाइड होते हैं कि ये रिसोर्सेज किसके अंडर रहेंगे, ठीक है। तो आगे इनको भी डिफाइन हम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो कल हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट के बेस पे कितने रिसोर्स है, स्टॉक रिसोर्स, रिजर्व रिसोर्स क्या होते हैं, और इसके साथ साथ हम वापस जो है
एबायोटिक और बायोटिक रिसोर्स पर आएंगे और इनको बड़ी डीप एनालिसिस के साथ हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये पहला लेक्चर था। प्लीज़ कमेंट करें लेक्चर में, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरा फेसबुक पेज भी है स्टडी नॉलेज, आप उसको भी लाइक करोगे, ये वहाँ पे भी अवेलेबल होगा। और यूट्यूब चैनल है JKSSB स्मार्ट, आप उसको भी लाइक करें, शेयर करें। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपके ये डेली लेक्चर्स में इस चैनल के थ्रू आप तक लाने की कोशिश करूँगा। तो बाय, अल्लाह हाफिज़।